बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वो डिग्री वाला जो केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार समात जो है वो तस्लीम कर लिया है। अगर उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके खिलाफ कोवरंटो दरखास्त सुनने का इख्तियार हासिल है, तो फिर केस में पीछे क्या रह गया है? बड़ा दिलचस्प मौजू है, इस पर बात करेंगे। और फिर अमेरिका के सदर ने जनाब गजा में अमन के लिए 20 निकाती फार्मूला दे दिया है। उन्होंने 2 मरतबा वज़ीर आज़म में शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम भी लिया है। इस इशू पे पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, लेकिन पहले उसी मौजू पे बात करते हैं। आपको याद होगा कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री वाला जो इशू है, मियां दाऊद ने उसको चैलेंज किए हुए हैं, एडवोकेट हैं वो। तो वो जनाब 1 साल तक दरखास्त पड़ी रही। बाद में जनाब वो लग गई मिस्टर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर जो चीफ जस्टिस हैं उनके और आजम खान साहब के बेंच में। तो उन्होंने जनाब उनको रोक दिया जहांगीरी साहब को जुडिशियल वर्क से। तो उसके खिलाफ वो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उनकी जो डिग्री वाला इशू था, जो स्टे वगैरह सिंध हाई कोर्ट ने जारी किए हुए थे, तो वो जनाब वहाँ स्टेज टू वेकेट हो गए, दरखास्तें खारिज हो गई। तो कराची यूनिवर्सिटी ने जनाब उनकी डिग्री जो है मनसूख कर दी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था तो उसको इन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहे हैं। गुज़श्ता दिन पहली समाअत थी इस केस की। तो उन्होंने जनाब ये मिस्टर जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब हैं, मिस्टर जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब हैं, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, मिस्टर जस्टिस हसन नजर रिजवी साहब हैं और मिस्टर जस्टिस शाहद बुलाल हसन साहब हैं। ये आपको याद होगा कि ये जब ये हुक्म इम्तनाई जारी हुआ था और इन्होंने अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो जो इनके अपने सहाफ़ी हैं चपड़कनाती है, वो जनाब ये कह रहे थे जनाब ये हाई कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो जनाब दूसरे जज के खिलाफ कोई हुक्म जारी करे या जैसे या केस की समाअत करे। मैंने उस दिन भी कहा था कि जनाब जो असद अली केस है सजाद अली शाह वाला, उसमें ये डिक्लेयर हो चुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी हुई है कि सुपीरियर कोर्ट के जजों की अगर तैनाती जो है वो इशू हो, यानी वो अहलियत की शराइत पे पूरा ना उतरते हैं, तो फिर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास जो है सुपीरियर कोर्ट्स के जजों के खिलाफ दरखास्त सुनने का इख्तियार हासिल है। इसको कोवरंटो कहते हैं। कोवरंटो रेट होती रेट ही है 199 के तहत, लेकिन ये कोवरंटो इसको कहते हैं। और बाद में एक फैसला आया, वो जो मंसूर अली शाह साहब ने और अकील अब्बासी साहब के वाले बेंच ने ये कहा था जनाब हमने जायजा लेना है उसका, जो आईनी बेंच है उसके पास केस कैसे जाने हैं, यानी 26वें आईनी तरमीम का वो जायजा लेना चाहते थे। तो उसके बाद जनाब वो इंटर कोर्ट अपील फाइल होगी। नजरबाज जो उनको एडिशनल रजिस्ट्रार थे उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया। तो अदालत ने हमने कहा था हमारे पास केस लगाएं, दोबारा आपने केस क्यों नहीं लगाया, तो वो वापस ले लिया। तो फिर ये जमाल खान मुंदोखेल साहब वाला जो बेंच था इसमें उस केस की समाअत हुई थी। मैं इस पे पहले भी तफसील के साथ बात कर चुका हूँ। तो फिर तो उसका चंद दिन पहले तफसीली फैसला जारी किया गया। अब जो तफसीली फैसला जारी करने वाले जज थे उनमें मुंदोखेल साहब भी थे और मोहम्मद अली मजहर साहब भी थे और हसन नजर रिजवी साहब भी थे। तो ये कह रहे देखो जनाब उन्होंने फैसला दे दिया कि हाई कोर्ट के जज जो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो है वो फैसला नहीं कर सकते। वो भाई मेरे कोवरंटो अहलियत की बात नहीं है वो कि जनाब ये तो इस ओहदे के लिए फिट नहीं है, ये इसके पास LLB की डिग्री नहीं है, या इसकी जो मुकर्रर मुद्दत है बतौर वकील प्रैक्टिस की उस शर्त पे पूरा नहीं उतरता, या इसकी उम्र कम है। ये चीजें देखनी होती हैं उसमें। तो कोवरंटो में वो जो फैसला था जिसकी बुनियाद पे ये लोग कह रहे थे, बल्कि बड़े बड़े साफी जी हैं ये कह रहे थे जनाब डोगर वाला केस तोड़ गया, डोगर का आर्डर जो है उसके पास तो इख्तियार समाअत ही नहीं है, वो तो समाअत ही नहीं कर सकता था। उस दिन भी मैंने अर्ज किया था कि कोवरंटो अलग चीज है, और वो मामला तो ये था कि वो कहते थे जनाब फुल कोर्ट बनाई जाए और जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस कमेटी में शामिल हैं और आईनी जजेस कमेटी में शामिल हैं, वो जनाब ये है कि हमने देखना है कि उन्होंने तौहीन अदालत तो नहीं की, यानी तौहीन अदालत की कार। मसला यह है कि एक जज के हुक्म की बुनियाद पे दूसरा जज जो है उसी अदालत का, वो उसके खिलाफ जजमेंट की बुनियाद पे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता।
और ना ही तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। ये वो जजमेंट थी। ये और इशू है। और मैंने ये अर्ज किया था कि जो असद अली मलक असद अली वाला केस है, जिसको कोयटा बेंच वाला केस कहते हैं, उसमें मसला यह था कि सजाद अली शाह साहब, जो आइन में लिखा हुआ है कि सीनियर तरीन जज जो है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस होगा। अब सजाद अली शाह साहब जो है वो सीनियर मोस्ट नहीं थे, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का दौर था और उन्होंने उनको चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया था। वो चीफ जस्टिस के तौर पर काफी अर्सा तक काम भी करते रहे हैं। और अल जहाद ट्रस्ट केस बड़ा मशहूर केस है, जिसकी बुनियाद पे ये जो अदलिया और इंतजामिया को अलग अलग करने का आइन में दर्ज है, उस पर अमल दरामद शुरू हुआ था। और जजों के जो तैनातियां और तकर्रर वाला मामला है, उसको वहां उसके हवाले से कुछ हुक्म जारी किए गए थे। तो वो सजाद अली शाह साहब के खिलाफ जो दरखास्त गई असद अली मलिक की, तो उनके खिलाफ उन्होंने ये हुक्म जारी कर उनको रोक दिया था चीफ जस्टिस के तौर पे काम करने से। और बाद में फिर बतौर चीफ जस्टिस उनका जो तकर्रर था वो कलअदम कर दिया गया था। और अजमल मियाँ साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे उसके बाद, अब ये खुद तस्लीम कर रहे हैं, ये तारक महमूद जहांगीरी साहब, ये हम जजमेंट का वो वाला हिस्सा जो है सामने आपको दिखा रहे हैं, उसमें मलिक मुनीर साहब जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने जो मलिक असद अली वाला केस है उसी का हवाला दिया। जो मैं कहता हूं कि जनाब दायरा इख्तियार है हाई कोर्ट के पास कोवरंटो की समात का, कि अगर जज का तकर्रर ही गलत है, अहलियत की शराइत पे पूरा नहीं उतरता, तो वो उसको देख सकती है हाई कोर्ट सुपीरियर कोर्ट के जजों को। और मैंने तो ये भी अर्ज किया था कि जब हाई कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी ये मामला हो तो उसको उसकी समात कर सकते हैं 199 के तहत। अब ये जो मलिक मुनीर साहब हैं सर, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जो असद अली केस है जो PLD 1998 में छपा हुआ है, वो कहते हैं कि ना उसके तहत जो इख्तियार समात है वो हाई कोर्ट के पास है। यानी 199 के तहत जो कोवरंटो वाला मामला है वो सुपीरियर कोर्ट्स के जजों के खिलाफ समात हो सकती है, दरखास्त फाइल हो सकती है और काबिल पजीराई है, काबिल सुनवाई है। लेकिन आगे जाकर वो ये कहते हैं कि जनाब अगर कोवरंटो फाइल हो जाती है तो इंटरिम ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। जैसे कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इंटरिम ऑर्डर जारी कर दिया उनके बेंच ने कि जनाब जुडिशियल वर्क इनसे वापस ले लिया गया। वो कहते हैं इंटरिम ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता, अबूरी हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि हम इस बात को लेके नहीं आए कि जनाब उनके पास इख्तियार नहीं है इस दरखास्त की समात का। हमारा जो इशू है, हमारा इशू सिर्फ ये है कि जनाब ये एक मरतबा फिर हम आपको दिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा इशू सिर्फ ये है कि उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी किया है जो वो नहीं कर सकते थे। तो इस पे जो बेंच है, बेंच ने ये किया जनाब, जो मावनत के लिए तलब कर लिया अटॉर्नी जनरल को। इंतजामी नोटिस नहीं हुआ कोई कि जनाब वो हुकूमत की आकर जनाब वकालत करे, नहीं, ये नहीं हुआ। उन्होंने ये मावनत के लिए तलब किया उनको और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, दोनों को। अच्छा, अब आज 9 बजे इसकी दोबारा समाप्त होने वाली है। अब क्या हो सकता है, केस में रह क्या गया है जो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, एक वैसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने ये बात की वहां पे कि जनाब वो जो हमारी डिग्री वाला मामला है ना, वो जो कराची यूनिवर्सिटी ने डिग्री मनसूख किया, तो यूनिवर्सिटी के पास इख्तियार नहीं है। एक दफा डिग्री जारी हो जाए तो वे यूनिवर्सिटी उसको मनसूख नहीं कर सकती, उसके लिए सिविल दावा करना पड़ता है। और सिविल जज जो है, जो सिविल कोर्ट जो है, वो डिग्री मनसूखी का हुक्म जारी कर सकती है, उसके पास इख्तियार नहीं। तो जो फाजल बेंच है उसने ये कहा सुप्रीम कोर्ट का जो है, उन्होंने कहा ना हमारे सामने ये इशू नहीं है कि आपकी डिग्री मनसूख होगी है या नहीं मनसूख होगी। तो हमारे सामने सिर्फ इशू जो है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तनाई जारी किया है उसकी ज्यूडिक्शन का मामला है, उसके इख्तियार समात का मामला है, हमने सिर्फ उस हद तक रहना है। तो फिर उन्होंने कहा जो वो डिग्री हमारी मनसूख कर दी है तो उसको हमने चैलेंज भी कर दिया है सिंध हाई कोर्ट में। तो मैंने पहले भी अर्ज किया था, अगर आइन और कानून को देखा जाए तो इनकी जो दरखास्त है वो डायरेक्ट ये रिट फाइल नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते कराची हाई कोर्ट, कराची यूनिवर्सिटी के फैसले को, क्योंकि अपील का हक है इनके पास। और अपील जानी होती है गवर्नर के पास, जो चांसलर होते हैं, बतौर चांसलर वो अपील की समात करते हैं। अगर हाई कोर्ट कानून और आइन के ऊपर चले
फिर तो वो कह सकते हैं जनाब आपके पास जो दादरसी का फॉर्म मौजूद है अपील का, अगर अपील का फॉर्म मौजूद हो तो रिट जो है वो लाई नहीं करती, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन मे भी इंटरटेन कर भी लेती हैं अदालतें जो है, लेकिन आमतौर पे जो मातड़ किस्म के होते हैं ना मेरे जैसे लोग, उनके केस इंटरटेन नहीं होते। अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो इशू उठाया है, सिर्फ ये उठाया है कि जनाब वो हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर सकते, दरखास्त सुने, हतमी फैसला जो करना है कर दें, लेकिन वो इनको इंटरिम ऑर्डर के जरिए, अबूरी हुक्म के जरिए जुडिशियल वर्क से नहीं रोक सकते थे। ये सिर्फ ये इशू लेके गए हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके साथ फिर जो गए हैं वो लोग, जिनमें जनाब वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब भी थे, और फिर जनाब सरदार एजाज रज़ाक साहब भी थे, और सुमन रिफत इम्तियाज साहबा भी थी, ये खुद भी काला कोट पहन के गए थे, जहांगीरी साहब, बाबर अस्तार साहब भी थे। वैसे तो आइन और कानून की बड़ी बातें करते हैं, तो क्या 5 जजों का इकट्ठे होकर जाना इस चीज का गमाज नहीं है कि ये बेंच के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं? लेकिन अब 5 जज आगे खड़े हुए थे, 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट के 5 जज उनके सामने खड़े हुए थे। ये कैसी अजीब बात है। एक मेरी बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, वो बेंच का ऐसा नहीं है, तो मैंने कहा जनाब ये उन्होंने जो उनका लबो लहजा था वो कोई यानी नापसंदीदा था उनका। मैंने कहा जनाब फर्ज करें आप मेरे दोस्त हैं, तो फिर आप मेरा कोई केस लगाओ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो क्या आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं? उनके मैं पागल ना, मैं कहा फिर ये इनकलाबी इनकलाबी बनने की कोशिश है। मुझे ये लग रहा है कि जो 5 जज हैं जितनी तौर पे तैयार होकर बैठे हुए हैं, कोई फैसला करके बैठे हुए हैं कि जनाब हमने घर जाना है, लेकिन लड़के जाना है, ऐसे नहीं जाना जैसे मुज़ाहिर अली को नकवी आखिरी वक्त लड़े थे, फिर एजाज अली हसन साहब भी आखिरी वक्त तक लड़े थे, लेकिन फिर घर जाना पड़ गया था ना। ये भी मुझे ये लग रहा है कि जनाब मुझे कोशिश कर रहे हैं जनाब आखिरी दफा आखिरी वक्त तक लड़ें, दाव लग गया तो ठीक है, वरना फिर हम रिजाइन जून दे देंगे, घर चले जाएंगे, सारे यकजहती करेंगे एक दूसरे के साथ, और फिर किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बन जाए। चलो जाएं सर जाएं, सियासत तो खत्म हो ना, ग्रुप बंदियां तो खत्म होना दुनिया में से। तो वर जो मैंने कहा ना केस में रह क्या गया है, अब जो इनके अपने आर्गूमेंट्स हैं उनकी रोशनी में देखा जाए तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी कर सकती है कि इस केस को हुक्म इम्तनाई खत्म करके रिमांड के लिए भेज दे, रिमांड करके यानी वापस भेज दे सरदार सरफराज डोगर और आजम खान वाला जो बेंच था जिसने हुक्म इम्तनाई जारी किया था, उसकी तरफ दोबारा रिमांड कर दे, लेकिन वो दोबारा सुने इस केस को और हुक्म इम्तनाई जो है वो खत्म है, और फिर वो हो सकते है 5, 7, 10 दिन में उसका फैसला भी कर दें, क्योंकि अब ये वकील नहीं रहे, जो डिग्री इनकी मनसूख होगी है उसके बाद ये वकील नहीं रहे। और मेरा तो ख्याल है कि जहाँ इनकी इनरोलमेंट थी, जिस बार काउंसिल ने इन्हें लाइसेंस जारी किया था इब्तदाई तौर पे, वो भी इनका लाइसेंस जो है डिग्री की मनसूखी के बाद मनसूख कर सकती है। और पाकिस्तान बार काउंसिल जिसके पास वो सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर लाइसेंस जारी करने का इख्तियार होता है, एक जज बैठते हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे बैठते हैं, वो बैठ के फैसला करते हैं जनाब बंदा जो है इसको लाइसेंस जारी करना है, यानी वो जो इख्तियार है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का है। पाकिस्तान बार काउंसिल में अगर दरखास्त लेके चल जाए वो इनकी वकालतनामा सॉरी इनका लाइसेंस ही मनसूख कर देते हैं, तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा, फिर कैसे जज रह सकते हैं ये? अब हो सकता है वो रिमांड कर दें जनाब, और वो हफ्ते 10 दिन में फैसला कर दें, इनके पास एक एक 2 2 केस लगा दिया करें जनाब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जो खिलाफ वर्जी ना हो। लेकिन अभी तक तो रोस्टर जारी नहीं हुआ था, ये 29 तारीख को रोस्टर जारी नहीं हो सकता, 30 तारीख को जारी हो जाए। आज उसकी समाअत हो रही है इनकी अपील जहांगीरी साहब की जो है। और दूसरी सूरत वो है कि जो उन्होंने ये कहा है कि जनाब वैसे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो जजों को फारग करती है मिसकंडक्ट पे, तो उसका भी इजलास जो है वो 18 अक्टूबर को हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी इशारा एक तरह से आ गया है कि जनाब अगर वो डोगर साहब जो हैं उन्होंने इस बुनियाद यही उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है ना कि सुप्रीम जुडिशल उनके फैसले तक वो इनका जो ये जुडिशियल क्या कहते हैं उसको वर्क नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल वो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा मशवरा किया अमीनुद्दीन खान साहब के साथ, मंदोखेल साहब ने, तो पता ये चला है कि जनाब अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जनाब चलो स्टे कर दो, कोई गल नहीं, ये बहुत बड़ा फैसला है कि जज को काम से रोका गया है। तो वो हुक्म इम्तनाई उन्होंने एक तरह से वो जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो मुअत्तल कर दिया, उसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया।
लेकिन केस पेंडिंग है। तो आज पता चल जाएगा रिमांड होता है क्या होता है। ये ज्यादा दिन चलना नहीं है, और ज्यादा दिन तो जो है ये जहांगीरी साहब जो है ये भी आप निकाल दें जहन से कि जनाब जहांगीरी साहब जो है ये अब जज के तौर पे काम कर सकेंगे। अगर कोई थोड़ा सा बंदा बावकार आदमी होता तो अब तक रिजाइन करके घर जा चुका होता। जब ये आया था डिग्री वाला इशू उसी वक्त आ जाते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने गजा में अमन का 20 निकाती जो है वो फार्मूला दे दिया है, और वो जो उसमें अहम निकात है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन जो इसराइल के वजीर आजम है नेतन्याहू, उन्होंने उन निकात से इत्तेफाक किया, ये ट्रंप साहब ने बताया है। और नेतन्याहू का अपना भी एक बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये जो मामला है, जो निकात आए हैं उनकी तरफ से वो ओके हैं। और हमास वाली जो बात है कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा, तो कहते हैं हमने जो इतनी शदीद जंग लड़ी है, 65,000 लोग वो खुद असम्बली में खड़े होकर वो जनरल असम्बली में कह रहे थे, अपने कारनामे गिनवा रहे थे कि जनाब अल जजीरा की रिपोर्ट है कि हमने 65,000 बंदे जो हैं वो फलस्तीन में मारे। शर्म करो यार, 65,000 गैर मुसल्लह लोग। उन्हें किन्ना हमास से लोग होंगे, बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, डॉक्टर, हस्पताल, सारे अंदर जनाब इन्हें तबाही लाती, और फखर से ये बयान कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे इनके फौजी वीडियोस डालते हैं कि हमने इतने बंदे मारे हुए हैं फलस्तीनी। तो बहरहाल उन्होंने 2 मरतबा हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम भी लिया ट्रंप साहब ने। और जो उनका प्लान है, वो जो 20 निकाती उनका मंसूबा है, जो प्लान है, वो कहते हैं जनाब सऊदी अरब, कतर, बड़े बड़े मुल्कों का नाम ले रहे हैं, और मुतहदा अरब अमारात। मुतहदा अरब अमारात ने तो वैसे ही माना हुआ, तस्लीम किया हुआ इसराइल को। तो ये ना समेत कई ममालिक जो हैं वो जो मैंने अमन मनसूबा दिया उसका हिस्सा है, यानी ये मेरे मनसूबे से अमल दरामद करवाएंगे। पाकिस्तान वो शामिल नहीं किया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन 2 मरतबा जो जिक्र किया फील्ड मार्शल का आसिम मुनीर का और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा जनाब ये बेहतरीन लोग हैं दोनों जो है, और वो कहते हैं कि जनाब मेरे अमन मनसूबे से शहबाज शरीफ ने इत्तफाक किया है। किस हद तक इत्तफाक किया है ये भी देखने वाली बात है। जो हमारे वज़ीर आज़म है, हमारी हुकूमत है, वो ये कह रही है कि 1967 वाली जो हदूद है ना इसराइल की, वहां वापस जाए, और जो फलस्तीन की रियासत है उसका जो दारुल हुकूमत है वो बैतुल मुक़द्दस होना चाहिए, अल कुद्स शरीफ जो है, वही मसला है हमारे लिए। तो बहरहाल अब ये एक और जो प्लान लेके आए हैं, ये प्लान का एक और जो हिस्सा है, वो ये कहते हैं जनाब तमाम यरगमाली जो है फौरी तौर पर रिहा कर दिए जाएं, और गजा को गैर मुसल्ला बना दिया जाए, गैर अस्करी, यानी हमास भी जो है उसको हथियार शथियार जो है वो ले लिए जाएं, और जो इसराइल की सिक्योरिटी है वो उसी तरह बरकरार रहे। और वह कहते हैं जनाब एक पुरअमन सिविलियन इंतजामिया हो वहां पे। पहले भी फलस्तीन अथॉरिटी मौजूद है, हुकूमत कह लें आप, उसका सदर होता है, मुंतखब होता है। हमास ने तो अपनी ताकत के तौर पे वहां जो है वो राज कर रही है। तो बहरहाल एक बात तो ये होगी, और दूसरा ये कहा जनाब जो है ना अरब ममालिक जो हैं और मुसलमान ममालिक जो हैं, उनके साथ जनाब जो है वो हमास का खतरा ख़त्म करने के लिए ना उनके साथ जनाब बातचीत करेंगे, और बातचीत मेरे ख्याल हो भी रही है। और जनाब वो एक अमन बोर्ड होगा, और वो खुद कहते हैं मैं उसका सरबराह हूँगा, ट्रंप साहब कहते हैं। और उस बोर्ड में जो है वो साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जो हैं वो भी शामिल होंगे। और मकसद जो नज़र आ रहा है वही ये है कि वहाँ जो अमन बोर्ड है उसके मतहत वहाँ दीगर ममालिक की एक मुश्तरका फ़ौज है वो भेजी है, और जो इसराइली फ़ौज है वो गजा से उसका इनखला बतदरीज एकदम नहीं। और फिर वो कहते हैं कि हमास जो है अभी तक राज़ी नहीं हुई है, और अगर वो राज़ी हो जाती है तो यरगमाली जो है 72 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे। यरगमालियों का बड़ा मसला उनको बना हुआ। और फिर वो कहते हैं जनाब अगर वो कहते हैं ये बड़ा मुनसफाना मैंने हल दे दिया है, ये 20 निकात जो दिए हैं, तो अगर हमास जो है वो राज़ी नहीं होते तो फिर कसूर होना नहीं होएगा। अगे 65-70 हज़ार बंदा शहीद हो गया होया, तो हमास वाले कितनी देर और लड़ते रहेंगे। लेकिन बहरहाल हमास ने कहा ना हमें अभी तक को किसी ने हमारे साथ राब्ता शाब्ता नहीं किया। ट्रंप ने कहा जनाब अगर ये मनसूबा जो है मेरे 20 निकात इसको हमास भी मान लेती है, मुसलमान मालिक भी मान लेते हैं, अरब भी मान लेते हैं, तो फिर जनाब वो कहते हैं कि इस खित्ते में मुस्तकिल जो है वो अमन आ जाएगा,
और उन्होंने ईरान से भी ये तवक्को रखी हुई है कि जनाब ईरान जो है वो भी ये मंसूबा जो है अमन मंसूबा इसमें ताबन करेगा, और मुस्तकबिल में वो कहते हैं जो इब्राहिम कार्ड है उसमें वो ईरान भी शामिल हो सकता है। और दूसरी तरफ जो हमास है वो कह रहे हैं हमारा जो माहदा शादा होता भी है ना, अभी तक वो कहते हैं किसी सालिस ने किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया, लेकिन हमारा जो मकसद है वो फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये है मकसद। और फिर वही बात उन्होंने 1967 वाली जो पाकिस्तान बात करता है कि सरहदों तक जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत थी, वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत वहाँ तक जो पहले थी 1967 में, तो वो हो। फिर वो कहते हैं जो हमें गैर मुसल्लह करने की बात कर रहे हैं, तो जनाब इसका कोई सियासी हल जो है वो किसी फ्रेमवर्क के तहत जो है ढूंढा जाए, यानी बात की जा सकती है अमन के लिए, ये हमास कह रहा है। अब ये देखें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, जो उनकी तकरीर में नाम आए हैं हमारे दो बड़े होंगे, तो इससे बाहर तो ये लग रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान जो है ये जो उनके निकात हैं 20 निकात उनसे मुत्फिक है। लेकिन जो मेरी इतला ये है कि जनाब ये जो 1967 वाला ये मौजूदा जो गजा या फलस्तीन है ये नहीं हम मानते। हम मानते हैं कि 1967 वाला जो फलस्तीन है वो जो हमास मुतालबा कर रहा है, हमास को गैर मुसल्लह करने की हद तक पाकिस्तान जो है ये मुत्फिक है। लेकिन इसराइल की तोसी पसंदी ये पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी जो बात है ये कि इसराइल को हमने तस्लीम किया हुआ है 160 के करीब जो हैं 158 160 के करीब अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान जो है वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे कबूल कर चुके हुए हैं। अगर ये अमन माहदा हो जाता है तो अगर पूरी दुनिया और अरब ममालिक जो हैं वो तस्लीम कर लेते हैं इसराइल को, तो फिर मेरा ख्याल हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि जनाब हम इसराइल को तस्लीम ना करें। सिर्फ ये नहीं हो सकता सिर्फ एक पाकिस्तान रह जाए जनाब इसराइल को तस्लीम नहीं करना, बाकी पूरी दुनिया तस्लीम करके बैठी हो। तो मेरा ख्याल है कि आखिरकार जो है ना अगर ये अमन हो जाता है तो फिर मामला जो है ये इसराइल को रियासत के तौर पे दूसरी रियासत के तौर पे उस खित्ते में ये मेरा ख्याल है इस तरह मामला जाएगा तस्लीम करने की तरफ। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।